माय डियर स्टूडेंट्स, मैं शिवम अग्रवाल स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल केमिस्ट्री गुरुजी क्लासेस पर। तो हम कंटिन्यू करने जा रहे हैं अपना 9th क्लास का चैप्टर 2 जो है इज मैटर अराउंड अस प्योर, उसका लेक्चर 4 हम पढ़ने जा रहे हैं। तो देखिए बैक जो 3 लेक्चर्स आए हैं आपके, उसमें आपको मैंने क्या क्या कराया है। उसमें आपको मैंने मैटर का बारे में बताया था और मैटर का जो क्लासिफिकेशन होता था उसके बारे में बताया था, उसकी डेफिनेशन बताई थी। जितने भी क्लासिफिकेशन से उनको बढ़िया तरीके से मैंने आपको एक्सप्लेन करके बताया था। उसके बाद हमने क्या पढ़ा था, मेटल और नॉन मेटल में हमने डिफरेंस पढ़ा था। उसके बाद हमने होमोजीनियस और हेट्रोजीनियस मिक्सचर में हमने डिफरेंस पढ़ा था, कुछ इंटेक्स क्वेश्चन करे थे। उसके बाद मैंने आपको एक वीडियो बनाई थी जो लास्ट लेक्चर था, जिसमें कि हमने डिफरेंट टाइप के सॉल्यूशन पढ़े थे, जैसे कि हमारा ट्रू सॉल्यूशन, कोलाइडल, सस्पेंशन, सैचुरेटेड सॉल्यूशन, अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन, सुपर सैचुरेटेड सॉल्यूशन। ये सभी अभी तक हम पढ़ चुके हैं। अब देखिए जो नेक्स्ट लेक्चर है हमारा लेक्चर 4, इस लेक्चर में हमको क्या पढ़ना है। इस लेक्चर में हमको पढ़ना है कि जो हमारे ट्रू सॉल्यूशन, सस्पेंशन और कोलॉइड्स होते हैं, इनमें हमें डिफरेंस करना है, इनको डिटेल में पढ़ना है, बहुत बारीकी से, बहुत बढ़िया तरीके से पढ़ना है। और एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से ये तीनों मेरे बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। इसे पढ़ने के बाद हम पढ़ेंगे कंसंट्रेशन, कि हमारी कंसंट्रेशन क्या होती है, कंसंट्रेशन का फॉर्मूला क्या होता है, किस किस तरीके से इसको डिफाइन हम कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज का लेक्चर। तो देखिए सबसे पहले हमारा जो आता है ट्रू सॉल्यूशन, कोलाइडल सॉल्यूशन और सस्पेंशन। इन तीनों में डिफरेंस क्या है ये मैंने आपको थोड़ा सा पहले बता चुका था कि ट्रू सॉल्यूशन, कोलाइडल सॉल्यूशन और सस्पेंशन क्या होते हैं। तो देखिए अगर मैं पार्टिकल साइज की बात करूं तो ट्रू सॉल्यूशन का जो पार्टिकल साइज होता है वो होता है हमारा लेस देन 10⁻⁻7 सेंटीमीटर, मतलब बहुत ज़्यादा कम होता है ट्रू सॉल्यूशन का जो पार्टिकल साइज। 10⁻⁻7 का क्या मतलब हो गया बच्चों, 10⁻⁻7 का मतलब हो गया यहाँ पे हमारा 1/10 में जीरो कितनी बार लगा देंगे हम, 7 टाइम्स हमारे जीरो लगा देंगे। तो इतना छोटा हमारा ट्रू सॉल्यूशन का पार्टिकल हो जाता है। उसके बाद जो हमारा कोलाइडल सॉल्यूशन होता है, कोलाइडल सॉल्यूशन का जो पार्टिकल होता है वो हमारा 10⁻⁻7 सेंटीमीटर से लेकर 10⁻⁻5 सेंटीमीटर तक लाई करता है, मतलब ट्रू सॉल्यूशन से थोड़ा सा साइज में बड़ा हो जाता है। और जो सस्पेंशन का पार्टिकल होता है वो ग्रेटर देन 10⁻⁻5 सेंटीमीटर का होता है, मतलब वो और ज़्यादा बड़ा हो जाता है। आप देखिए माइनस को देख के आप कंफ्यूज नहीं हो, क्योंकि जो हमारी 10 टू द पावर में अगर पावर जो माइनस में हो हमारी, तो जितनी ज़्यादा माइनस में होगी वो वैल्यू उतनी ही कम होगी। जितनी ज़्यादा माइनस में होगी उतनी ही वैल्यू कम होगी, और जितनी ज़्यादा प्लस में होती है उतनी वैल्यू हमारी ज़्यादा होती है। तो देखिए यहाँ पे -7 है तो वैल्यू सबसे कम है, यहाँ पर -7 से -5 तो थोड़ी सी इससे वैल्यू ज़्यादा हो गई, और ये -5 है थोड़ी और माइनस में कम हो गई, तो इसका मतलब ये साइज थोड़ा सा और ज़्यादा हो गया। तो माइनस का जो पॉजिटिव से है उल्टा हिसाब होता है, पॉजिटिव में अगर वैल्यू इंक्रीज करती है तो हमारा साइज बढ़ेगा, और अगर माइनस में वैल्यू इंक्रीज कर रही है तो साइज क्या होगा, डिक्रीज होगा। तो इस कॉन्सेप्ट में आप जो है कंफ्यूज नहीं होना है बिल्कुल आपको। उसके बाद अगर मैं बात करूं तो पार्टिकल साइज में मैंने आपको क्या बताया कि ट्रू सॉल्यूशन का हमारा पार्टिकल साइज बहुत छोटा होता है, बहुत कम होता है। सस्पेंशन का इन दोनों के कंपैरिजन में सबसे ज़्यादा होता है, और कोलाइडल सॉल्यूशन का जो साइज होता है ट्रू सॉल्यूशन और सस्पेंशन के बीच में लाई करता है। उसके बाद अगर मैं बात करूं अपीयरेंस, मतलब ये दिखते कैसे हैं, तो इनका अपीयरेंस कैसा होता है। तो जो हमारा ट्रू सॉल्यूशन है, अब मैंने ट्रू सॉल्यूशन आपको जब समझाया था ये बताया था कि सिर्फ जहां वर्ड आ जाए ट्रू सॉल्यूशन, आपको क्या कंसीडर करना है, सॉल्ट सॉल्यूशन। तो सॉल्ट सॉल्यूशन मुझे बताइए कैसा होता है, ट्रांसपेरेंट होता है, मतलब अगर ग्लास में हमारा सॉल्ट सॉल्यूशन हमने बना रखा है तो उस ग्लास के आर पार हम देख सकते हैं, नहीं पारदर्शी होता है, तो ट्रांसपेरेंट होता है। किस तरीके से होता है वो, ट्रांसपेरेंट। अब बात आती है कोलाइडल सॉल्यूशन हमारा होता है ट्रांसल्यूसेंट, और सस्पेंशन होता है हमारा ओपेक। तो भाई ये ट्रांसल्यूसेंट और ओपेक हमारी क्या टर्म है, क्या इनके मतलब होते हैं, ये आपकी दोनों ही टर्म बिल्कुल आपके लिए नहीं होंगी। तो मैं आपको बता देता हूँ कि जो ट्रांसल्यूसेंट होता है कि मतलब हमें दिख तो जाता है आर पार, मतलब दूसरी तरफ का दिख तो जाता है लेकिन बहुत कम दिखता है। इसको हम इस तरीके से समझ सकते हैं, जैसे कि अगर आप अपनी आंखों से देख रहे हैं, आपने आंखों पे कुछ नहीं लगा रखा तो आपको बिल्कुल क्लियर साफ दिखेगा, लेकिन आपने
अगर ब्लैक कलर के गोगल्स लगा लिए तो क्या होगा, आपको थोड़ा सा ब्लैक ब्लैक दिखने लगेगा, आपकी विजिबिलिटी थोड़ी सी कम हो जाएगी। इसका मतलब क्या है कि लाइट उन गोगल्स में कम एंटर कर पा रही है, ठीक है। जो हमारी सनलाइट है गोगल्स में कम एंटर कर पा रही है, जितने एंटर कर जाती है हमारी आंखों में बिना गोगल्स के। तो वही वाली बात है कि ट्रांसल्यूसेंट जो होता है पूरी तरीके से ट्रांसपेरेंट नहीं होता, मतलब दिख तो जाता है इसमें लेकिन बहुत कम दिख पाता है। उसके बाद ओपेक मतलब आर पार हमें दिखेगा ही नहीं। तो ये इसकी अपीयरेंस थी। उसके बाद बात आती है नेचर की। तो हमारा जो ट्रू सॉल्यूशन होता है, आपको पता ही है ट्रू सॉल्यूशन हमारा किस नेचर का होता है, होमोजीनियस नेचर का होता है। मतलब इसके जो पार्टिकल्स होते हैं सॉल्वेंट के साथ यूनिफॉर्मली मिक्स होते हैं, दूसरे सब्सटेंस के साथ बहुत बढ़िया तरीके से यूनिफॉर्मली मिक्स होते हैं। और जो कोलाइडल सॉल्यूशन और सस्पेंशन होता है दोनों ही हमारे हेट्रोजीनस नेचर के होते हैं, इतनी बढ़िया तरीके से मिक्स नहीं हो पाते उसके पार्टिकल्स, नॉन यूनिफॉर्मली मिक्स होते हैं। उसके बाद अगर मैं बात करूं टिंडल इफेक्ट, बेटा टिंडल इफेक्ट में आपको रिकॉल करा देता हूं। टिंडल इफेक्ट क्या होता है, द स्कैटरिंग ऑफ लाइट बाय द पार्टिकल ऑफ सॉल्यूशन। मतलब किसी भी सॉल्यूशन के पार्टिकल से अगर लाइट स्कैटर कर रही है तो इस इफेक्ट को क्या बोलेंगे, टिंडल इफेक्ट। तो हमारा जो ट्रू सॉल्यूशन होता है, ट्रू सॉल्यूशन के हमारे पार्टिकल्स का साइज बहुत छोटा होता है, तो जो हमारे लाइट को स्कैटर्ड नहीं कर पाता, इतना छोटा साइज होता है। तो जो ट्रू सॉल्यूशन होता है हमारा टिंडल इफेक्ट नहीं शो करेगा। उसके बाद जो कोलाइडल सॉल्यूशन होता है, कोलाइडल सॉल्यूशन हमारे पार्टिकल का साइज इतना बड़ा हो जाता है, मतलब होता तो इनके बीच में ये दोनों के, लेकिन इतना बड़ा हो जाता है कि वो हमारी लाइट को स्कैटर्ड कर पाए। तो ये कोलाइडल सॉल्यूशन हमारा टिंडल इफेक्ट शो करता है। उसके बाद सस्पेंशन का तो आपको पता ही है, पार्टिकल बड़ा होता है तो ऑब्वियस सी बात है लाइट को स्कैटर्ड करेगा ही करेगा। तो ये भी हमारा टिंडल इफेक्ट शो करता है। उसके बाद बात आती है सेटलिंग ऑफ पार्टिकल। सेटलिंग ऑफ पार्टिकल क्या है हमारी, कि हमारा पार्टिकल जो मान लीजिए कोई सॉल्यूशन बनाया, उसको मैंने हाफ एन आवर के लिए रख दिया, तो क्या वो पार्टिकल सेटल हो जाएंगे, नीचे बैठ जाएंगे? बताइए। ट्रू सॉल्यूशन, शॉर्ट सॉल्यूशन कंसिडर कर लो फटाफट कि हमारे सेटलिंग ऑफ पार्टिकल हो सकती है, नहीं हो सकती है, उसमें पार्टिकल नीचे नहीं बैठेंगे। कोलाइडल सॉल्यूशन मिल्क को कंसीडर कर लो, क्या मिल्क के पार्टिकल्स नीचे बैठ जाते हैं टाइम के साथ? नहीं बैठेंगे, उसके भी पार्टिकल्स नहीं बैठते हैं। सस्पेंशन, चॉक और वाटर को या फिर क्ले और वाटर को कंसीडर कर लो, क्या उसके पार्टिकल नीचे बैठ जाते हैं? बिल्कुल हाँ, सही बात है कि उसके पार्टिकल्स हमारे नीचे बैठ जाते हैं। बात आई समझ में कि सेटलिंग ऑफ पार्टिकल सस्पेंशन में होती है, कोलाइडल और ट्रू सॉल्यूशन में सेटलिंग ऑफ पार्टिकल मेरी नहीं होती। उसके बाद बात आती है फिल्टरेबिलिटी की, मतलब क्या वो फिल्टर हो सकते हैं या नहीं हो सकते हैं। तो इसके लिए फिल्टरेबिलिटी के लिए हमने दो चीज़ें ले रखी हैं यहाँ पर। पहला ले रखा है फिल्टर पेपर, दूसरा ले रखा है सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन। दोनों ही एक तरीके के फिल्टर करने वाली चीज़ें होती हैं। जैसे कि हमारा एक फिल्टर पेपर होता है, फिल्टर पेपर मैं आपको समझा देता हूँ, राउंड शेप का होता है। इस तरीके से हमारा बिल्कुल राउंड शेप का होता है, लैब में यूज़ होता है। आप जब प्रैक्टिकल करेंगे तो आप देख लेंगे कि फिल्टर पेपर कैसा होता है, जैसा हमारा ऑर्डिनरी पेपर होता है इस तरीके का, जैसा हमारी रफ नोटबुक आती है ना, तो उस तरीके का हमारा ऑर्डिनरी पेपर सर्कल शेप का होता है। लेकिन फ़र्क क्या होता है, फिल्टर पेपर में बहुत छोटे छोटे पोर्स, हमारे होल्स होते हैं। इतनी बात आई समझ में? और इतने छोटे होल्स होते हैं कि हमारा उसमें से फिल्टर पेपर में से ट्रू सॉल्यूशन तो पास हो जाता है सारा, कोलाइडल सॉल्यूशन भी सारा हमारा उस फिल्टर पेपर में से पास हो जाएगा। लेकिन जो सस्पेंशन है, मान लीजिए चॉक और वाटर का अगर मैं सॉल्यूशन फिल्टर पेपर से पास कराऊं तो वाटर तो नीचे को निकल जाएगा, लेकिन फिल्टर पेपर पे हमारे चॉक के पार्टिकल्स रह जाएंगे। आई इतनी बात समझ में? अच्छा, फिल्टर पेपर पे अगर हम फिल्टर करते हैं तो उसमें दो कंपोनेंट होते हैं हमारे, एक होता है हमारा रेसिड्यू और एक होता है हमारा फिल्ट्रेट। जब हम फिल्टर करते हैं फिल्टर पेपर से तो दो कंपोनेंट आते हैं हमारे, एक रेसिड्यू और एक फिल्ट्रेट। तो रेसिड्यू क्या होता है हमारा, रेसिड्यू, और हमारा क्या आता है, फिल्ट्रेट। तो रेसिड्यू क्या होता है, मान लीजिए मैं चॉक का जो सॉल्यूशन है वाटर में उसको फिल्टर कर रहा हूँ, तो नीचे तो वाटर चला गया हमारा और फिल्टर पेपर के ऊपर क्या रह गया, मेरा चॉक के पार्टिकल्स रह गए। तो जो चॉक के पार्टिकल्स होंगे उसको क्या बोलेंगे हम, रेसिड्यू, और नीचे जो वाटर आ गया मेरा उसको क्या बोलेंगे हम, फिल्ट्रेट। आई इतनी बात समझ में? उसके बाद अगर बात करूं मैं सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन की, सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन आप जब हायर क्लासेस में ऑस्मोसिस और रिवर ऑस्मोसिस पढ़ेंगे, ऑस्मोसिस और रिवर्स ऑस्मोसिस,
इन प्रोसेस को डिटेल स्टडी करेंगे तो वहाँ पर आती है हमारी सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन, या इसका यूज़ बायोलॉजी में भी बहुत होता है। तो जो सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन है, यहाँ पे सिर्फ इतना समझ के चलेंगे कि ये एक टाइप की मेम्ब्रेन होती है जो कि कुछ चुनिंदा पार्टिकल्स को अपने थ्रू पास होने देती है, वरना सबको रोक देती है। कुछ ही पार्टिकल्स होते हैं जिनको ये अलाउ करती है। तो सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन में मेरे ट्रू सॉल्यूशन पास हो जाते हैं, सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन में मेरे कोलाइडल सॉल्यूशन पास नहीं हो पाते हैं। और जब कोलाइडल सॉल्यूशन ही पास नहीं हो पा रहे इसके पार्टिकल, तो सस्पेंशन के पास होने का तो मतलब ही नहीं है, ये भी पास नहीं हो पाएंगे। तो एक बार और देख लें कि जो ट्रू सॉल्यूशन होता है वो फिल्टर पेपर और सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन दोनों से पास हो जाता है। जो कोलाइडल सॉल्यूशन होता है वो मेरा फिल्टर पेपर से तो पास हो जाता है, लेकिन सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन से उसके पार्टिकल पास नहीं हो पाते। सस्पेंशन जो होता है, सस्पेंशन ना तो फिल्टर पेपर से और ना ही सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन, दोनों में से किसी से भी पास नहीं हो पाता है। उसके बाद अगर मैं बात करूं विजिबिलिटी की, तो विजिबिलिटी भी मैं दो तरीके से देखता हूं, अपनी आइज से और माइक्रोस्कोप से। तो जो पार्टिकल है ट्रू सॉल्यूशन में, क्या नमक के, सॉल्ट के पार्टिकल हमारे सॉल्यूशन में विजिबल हो पाते हैं? नहीं, आइज से भी विजिबल नहीं हो पाएंगे और माइक्रोस्कोप से भी विजिबल नहीं हो पाएंगे। इतना इनका छोटा साइज होता है कि इवन माइक्रोस्कोप से भी विजिबल नहीं हो पाएंगे। लेकिन जो कोलाइडल पार्टिकल्स हैं वो आइज से तो विजिबल नहीं हो पाएंगे, लेकिन माइक्रोस्कोप से अगर हम देखेंगे तो उससे विजिबल हमारे हो जाएंगे। इतनी बात आई समझ में। और सस्पेंशन के तो आपके पार्टिकल इतने बड़े होते हैं कि आइज से भी विजिबल हो जाएंगे और माइक्रोस्कोप से तो हो ही जाएंगे। तो ये हमने ट्रू सॉल्यूशन, कोलाइडल सॉल्यूशन और सस्पेंशन, इन तीनों की डिटेल स्टडी की है। इनके डिफरेंस पता लग गए हमें क्या क्या होते हैं। अब यहाँ से किसी भी तरीके का क्वेश्चन आए, आप पीछे नहीं हटेंगे, एक एक क्वेश्चन आप बिल्कुल करके आएंगे, उसको लपेट के आएंगे। उसके बाद अगर मैं बात करूँ सॉल्युबिलिटी, नेक्स्ट टॉपिक है हमारा सॉल्युबिलिटी। सॉल्युबिलिटी टॉपिक के नाम से ही पता चल रहा है हमारा कि कोई चीज़ सॉल्युबल हो रही है। मतलब सॉल्युबिलिटी अगर कहें सिंपल लैंग्वेज में, अगर हम कहें कि कोई चीज़, कोई भी हमारा सॉल्यूट कितनी बढ़िया तरीके से सॉल्वेंट में डिसॉल्व हो रहा है, घुल रहा है, वही उसकी सॉल्युबिलिटी होगी। अगर इसकी परफेक्ट डेफिनेशन मैं आपको बताऊं सॉल्युबिलिटी की, तो परफेक्ट डेफिनेशन ये होगी, द अमाउंट ऑफ सॉल्यूट विच कैन बी डिसॉल्व इन 100 ग्राम्स ऑफ सॉल्वेंट that is known to be the solubility of that solute in that particular solvent at that temperature। तो आपको देखिए शायद कुछ ना पल्ले पड़ा हो, तो मैं आपको सही से बढ़िया तरीके से एक्सप्लेन करके मैं बता देता हूँ कि सॉल्युबिलिटी, किसी भी सॉल्यूट की सॉल्युबिलिटी क्या होगी कि वो सॉल्यूट हमारा कितना ज़्यादा 100 ग्राम ऑफ सॉल्वेंट में हमारा वो सॉल्यूट कितना ज़्यादा डिसॉल्व हो रहा है, और किसी पर्टिकुलर टेम्परेचर में, मान लीजिए रूम टेम्परेचर हमने मान लिया, तो उस टेम्परेचर पे कितना अमाउंट ऑफ सॉल्यूट हमारा डिसॉल्व हो रहा है 100 ग्राम ऑफ सॉल्वेंट में, वो उसकी क्या कहलाएगी? सॉल्युबिलिटी कहलाएगी। बात आई समझ में। तो डिफरेंट सॉल्यूट की डिफरेंट सॉल्युबिलिटी हो सकती है। जैसे मान लीजिए मैं सॉल्वेंट ले रहा हूँ, वाटर, सॉल्वेंट क्या ले लिया मैंने? वाटर ले लिया। तो सॉल्ट की और शुगर की वाटर में सॉल्युबिलिटी डिफरेंट हो सकती है। सॉल्ट जल्दी से घुल जाएगा, शुगर हमारी थोड़ी देर से घुलेगी। तो सॉल्युबिलिटी किसकी ज़्यादा हुई हमारी? सॉल्ट की सॉल्युबिलिटी ज़्यादा हुई। आई बात इतनी समझ में। तो ये होती है हमारी सॉल्युबिलिटी की डेफिनेशन। उसके बाद आती है हमारी कंसंट्रेशन। बेटा ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, इस पे इम्पोर्टेंट मार्क कर लीजिए। कंसंट्रेशन क्या होती है? कंसंट्रेशन देखिए, अगर मैं देसी भाषा में बात करूं, देसी लैंग्वेज में आपको बात करूं, तो कंसंट्रेशन का मतलब होता है गाढ़ापन। मतलब कोई भी लिक्विड, कोई भी सॉल्यूशन कितना गाढ़ा है, दैट इज नोन टू बी इट्स कंसंट्रेशन। और अगर मैं परफेक्ट डेफिनेशन की बात करूं, तो परफेक्ट डेफिनेशन ये है, हाउ मच अमाउंट ऑफ सॉल्यूट इज देयर इन अ पर्टिकुलर सॉल्वेंट। मतलब कितना अमाउंट ऑफ सॉल्यूट है किसी सॉल्वेंट में, नहीं सॉल्यूशन में, किसी सॉल्यूशन में हाउ मच अमाउंट ऑफ सॉल्यूट इज प्रेजेंट, दैट इज नोन टू बी इट्स कंसंट्रेशन। मीन्स कि कोई भी हमारा सॉल्यूशन है उसमें कितना अमाउंट है हमारा सॉल्यूट का, वो हमारी होगी कंसंट्रेशन। मान लीजिए अगर मैंने सॉल्वेंट ले रखा है 100 ml, क्या ले रखा है? सॉल्वेंट मतलब वाटर कंसिडर कर लीजिए कि अगर मैंने सॉल्वेंट ले रखा है 100 ml और 2 ग्लासेस में 100 ml मैंने सॉल्वेंट ले रखा है। एक ग्लास में तो मैंने डाल दिया 50 ग्राम, क्या डाल दिया?
वो डाल दिया सॉल्यूट, मैंने सॉल्ट डाल दिया मान लीजिए, और दूसरे में डाल दिया मैंने 80 ग्राम सॉल्यूट, तो कंसंट्रेशन किसकी ज़्यादा हो जाएगी, मेरी 80 ग्राम्स वाले की। बात आई समझ में? मतलब किसी पर्टिकुलर सॉल्यूशन में हमारा कितना अमाउंट ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट है, दैट इज नोन टू बी इट्स कंसंट्रेशन। आई इतनी बात समझ में? उसके बाद हमारे कंसंट्रेशन बहुत सारी टर्म्स में एक्सप्रेस की जाती है, लेकिन आपके सिलेबस में दो ही तरीके से एक्सप्लेन की हुई है, जो आप हायर क्लासेस में जब आप 11th क्लास में आ जाएंगे तो उसमें मोलैरिटी, मोलैलिटी, स्ट्रेंथ, बहुत सारी चीज़ें पढ़ेंगे जिसमें कंसंट्रेशन को एक्सप्रेस कर सकते हैं। लेकिन आपका जो सिलेबस है इसमें दो ही तरीके से एक्सप्रेस की गई है, कंसंट्रेशन बाय मास और कंसंट्रेशन बाय वॉल्यूम, मतलब मास परसेंटेज से और वॉल्यूम परसेंटेज से। तो उसके फॉर्मूले भी यहाँ पे बताए गए हैं, वो मैं आपको बता देता हूँ क्या क्या फॉर्मूले हैं। और ये जो फॉर्मूले आपके हैं ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाते हैं एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। इन फॉर्मूले पर बेस आपका एक न्यूमेरिकल बिल्कुल ऐसा ही रखा हुआ मिलेगा आपका एनसीईआरटी से, तो कोई भी न्यूमेरिकल इन फॉर्मूला बेस पर आपको छोड़ना नहीं है। तो देखिए, अगर मैं मास परसेंट की बात करूं, मास परसेंटेज जो होता है हमारा, वो होता है हमारा मास ऑफ सॉल्यूट अपॉन मास ऑफ सॉल्यूशन, और अगर परसेंट की बात कर रहे हैं हम तो इनटू 100%। बात है समझ में? तो ये होता है हमारा मास परसेंट का फॉर्मूला। अगर मैं मास ऑफ सॉल्यूशन, देखिए नीचे सॉल्यूशन है, सॉल्वेंट नहीं है, ये बात ध्यान रखनी है। और मास ऑफ सॉल्यूशन हमारा क्या हो जाएगा, मास ऑफ सॉल्यूशन हमारा क्या हो जाएगा, मास ऑफ सॉल्यूट प्लस मास ऑफ सॉल्वेंट। क्यों? क्योंकि हमारा सॉल्यूशन किससे बना होता है, सॉल्यूट प्लस सॉल्वेंट से ही तो बना होता है। तो अगर मैं सॉल्यूशन का मास निकाल रहा हूँ तो सॉल्यूट के मास में सॉल्वेंट का मास ऐड कर दूंगा तो मेरा सॉल्यूशन का मास आ जाएगा। अब एक तरीके, ये तो होता है हमारा मास परसेंटेज, लेकिन अगर मेरा सॉल्यूट सॉलिड ना होकर लिक्विड है, ध्यान से सुनिए, अगर मेरा सॉल्यूट सॉलिड ना होकर लिक्विड है और सॉल्वेंट तो मेरा लिक्विड है ही, तो उसमें हम फिर मास परसेंटेज नहीं निकालते, उसमें निकालते हैं हम वॉल्यूम परसेंटेज। क्योंकि लिक्विड का हमेशा हम क्या निकालते हैं, वॉल्यूम निकालते हैं, मास नहीं निकालते। तो इफ सॉल्यूट इज लिक्विड तो क्या हो जाएगा हमारा, वॉल्यूम परसेंटेज। क्या निकालेंगे, वॉल्यूम परसेंटेज। और वॉल्यूम परसेंटेज का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, बस मास की जगह यहाँ पे क्या रख देंगे, वॉल्यूम रख देंगे। क्या हो जाएगा हमारा, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूट अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। क्या हो जाएगा, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इनटू 100%। ये हमारा फॉर्मूला बन जाएगा। तो ये आपको दो फॉर्मूले बिल्कुल ध्यान रखने हैं। कौन कौन से, एक तो मास परसेंटेज और एक वॉल्यूम परसेंटेज। बहुत इंपॉर्टेंट फार्मूले हैं, बहुत काम आने वाले हैं आगे तक। हर न्यूमेरिकल इन फार्मूलों से हमारा सॉल्व हो जाएगा। इसके बेसिस पे आपको एक न्यूमेरिकल करा देता हूं, जो कि आपका इंटेक्स क्वेश्चन, एनसीईआरटी के जो इंटेक्स क्वेश्चन है उनमें से एक है। तो आपका न्यूमेरिकल क्या है, टू मेक अ सैचुरेटेड सॉल्यूशन ऑफ 36 ग्राम ऑफ सोडियम क्लोराइड। तो देखिए यहाँ पे सॉल्यूशन में यहाँ पे करा देता हूँ, इसका क्वेश्चन यहाँ पे लिखा हुआ है। क्वेश्चन में क्या कह रहा है, ये क्वेश्चन में कह रहा है कि टू मेक अ सैचुरेटेड सॉल्यूशन, एक हमें सैचुरेटेड सॉल्यूशन बनाना है जिसमें 36 ग्राम ऑफ सोडियम क्लोराइड। सोडियम क्लोराइड कितना है हमारा, सोडियम क्लोराइड हमारा कितना है, 36 ग्राम है। सोडियम क्लोराइड इज डिजॉल्व इन 100 ग्राम ऑफ वाटर, और वाटर कितना है हमारा, 100 ग्राम, इतना हमारा वाटर है। एट 293 केल्विन, इतना हमें टेम्परेचर दे रखा है। और फाइंड क्या करनी है, कंसंट्रेशन फाइंड करनी है, कंसंट्रेशन हमें फाइंड करनी है। अब देखिए सोडियम क्लोराइड किस में डिजॉल्व हो रहा है, वाटर में डिजॉल्व हो रहा है। कम अमाउंट में क्या है, सोडियम क्लोराइड, तो क्या हो जाएगा, ये मेरा सॉल्यूट हो जाएगा। क्या हो जाएगा, सॉल्यूट। और ये ज़्यादा अमाउंट में है, ये क्या हो जाएगा मेरा वाटर, सॉल्वेंट। सॉल्वेंट, इतनी बात आई समझ में। अगर मैं बात करूं
मुझे कंसंट्रेशन निकालनी है, तो कंसंट्रेशन सोडियम क्लोराइड तो मेरा सॉलिड होता है, तो मास परसेंटेज निकालेंगे, और मास परसेंटेज का फॉर्मूला होता है मेरा मास ऑफ सॉल्यूट अपॉन मास ऑफ सॉल्यूशन इनटू 100। मास ऑफ सॉल्यूट तो मेरे पास है 36 ग्राम, लेकिन मास ऑफ सॉल्यूशन मेरे पास नहीं है। मास ऑफ सॉल्यूशन क्या होता है, मास ऑफ सॉल्यूट प्लस मास ऑफ सॉल्वेंट। तो हम क्या निकालेंगे यहाँ से, मास ऑफ सॉल्यूशन। मास ऑफ सॉल्यूशन क्या हो जाएगा मेरा, मास ऑफ सॉल्यूट मतलब 36 ग्राम प्लस मास ऑफ सॉल्वेंट मेरा कितना हो जाएगा, 100 ग्राम। कितना आ जाएगा हमारा, 136 ग्राम। अब दोनों टर्म हमारे पास आ गई। बस सीधे सीधे अब इसका फॉर्मूला लगा दीजिए। फॉर्मूला क्या हो जाएगा मेरा, मास परसेंटेज इज इक्वल्स टू मास परसेंटेज इज इक्वल्स टू मास ऑफ सॉल्यूट। लिख नहीं रहा हूँ मैं फॉर्मूला, लेकिन आपको यहाँ पे लिखना है पहले फॉर्मूला, उसके बाद वैल्यू रखनी है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, मास ऑफ सॉल्यूट मेरा 36 ग्राम अपॉन मास ऑफ सॉल्यूशन मैंने कितना निकाला है, 136 ग्राम, इंटू कितना है, इंटू 100 और परसेंटेज। अगर मैं इसको काटूंगा तो हमारा क्या आ जाएगा, 26.47। ये मैंने पहले कैलकुलेट किया है, 26.47%। इतना हमारा कंसंट्रेशन आ जाएगी। ये इसका क्वेश्चन का हमारा आंसर हुआ। अब देखिए इस लेक्चर में हमने क्या क्या पढ़ा। सॉल्यूशन जो हमारा ट्रू सॉल्यूशन था, सस्पेंशन था और कोलाइड था, इनके बीच में डिफरेंशिएट किया हमने। उसके बाद सॉल्युबिलिटी की डेफिनेशन पढ़ी। उसके बाद हमने क्या पढ़ा, कंसंट्रेशन। कंसंट्रेशन के 2 फार्मूलाज पढ़े और उसके बेस पर एक न्यूमेरिकल भी हमने कर लिया। आज का जो लेक्चर है बहुत इंपॉर्टेंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, और ये लेक्चर बिल्कुल आपको बढ़िया तरीके से तैयार करके रखना है, जिससे आपको एग्जाम में कोई प्रॉब्लम ना पड़े। तो दैट इज ऑल फ्रॉम माय साइड फॉर दिस लेक्चर। इफ यू लाइक द वीडियो, डू लाइक, subscribe and share my videos. Thank you so much. Happy learning.